हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग और मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन में अब तक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो यूनिट नंबर 6 था हमारा, वो हमने फिनिश कर लिया है। अगले यूनिट को भी हमने देख लिया था जिसमें हमने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करी इन द इकोनॉमी, कैसे किया जाता है। और अब आज के क्लास में हम हमारे नेक्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे जो कि है मनी एंड बैंकिंग। तो इस यूनिट को हम कैसे पढ़ेंगे, इसमें कितने चैप्टर्स हैं और क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जान लें यूनिट नंबर 8 है हमारा ये, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। ये जो यूनिट है मनी एंड बैंकिंग का, इसके अंदर हम 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। मतलब इस कंप्लीट यूनिट को 2 चैप्टर्स में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। पहला चैप्टर होगा आपका मनी और दूसरा चैप्टर होगा बैंकिंग। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मनी और चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में। और इस तरह से 2 चैप्टर्स में इस कंप्लीट यूनिट को डिवाइड करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है मनी। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ये आपका यूनिट, बट इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम जान लेते हैं। और इसको फिनिश करते ही हम हमारे चैप्टर नंबर 2 में पहुंच जाएंगे, जहां पे हम बैंकिंग और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात अगर हम कर लें अपने इस चैप्टर के, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी हैं वो बहुत सिंपल सी है। बहुत ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे कवर नहीं करना, बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला जो टॉपिक होगा उसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे विद द बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज किसे कहते हैं। शुरुआत से बिल्कुल शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कि पहले क्या होता था जब मनी नहीं था, जब मनी को इन्वेंट नहीं किया गया था या मनी बहुत यूज़ में नहीं आया था, तब लोग किस तरह से अपने डेली बेसिस के फंक्शंस को पूरा करते थे, अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करते थे। तो उसमें ही हम जानेंगे बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज के बारे में, जहाँ पे सिंपली बात कर रहे होंगे कि पहले के टाइम पर लोग जो हुआ करते थे वो कमोडिटीज़ को कमोडिटीज़ से एक्सचेंज करते थे। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया जब आप गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर दें तो उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं, हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली। और बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज को जानने के बाद इसी में हम बात करेंगे कि बार्टर इकोनॉमी किसे कहेंगे। तो जिस भी इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज को यूज़ किया जाता है या जो लागू होता है, उस इकोनॉमी को हम बार्टर इकोनॉमी कहते हैं। इसी के अंदर आप लोगों को जानना होगा कि बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, ये जान लेने के बाद अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो करेंगे मनी, कि बार्टर सिस्टम की परेशानियों को दूर करते हुए मनी को इन्वेंट कर लिया गया, मनी को यूज़ में लाया गया। और मनी क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे मनी को। देन बात करेंगे कि मनी के फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस ऑफ मनी, मुख्य क्रियाएं जो मुद्रा करती है हमारे लिए, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको हम फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर फंक्शंस ऑफ मनी में 2 मेन फंक्शंस हम जानेंगे। एक है आपका प्राइमरी फंक्शन, जिसमें मुख्य रूप से पैसे को जमा करना और पैसे को एक्सचेंज करना इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है। और दूसरा जो फंक्शन है
वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी फंक्शन। मनी को आप सेकेंडरी फंक्शन के तौर पे कैसे यूज़ करते हो, क्या किस तरह के फंक्शन सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर आते हैं, उनकी बात हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जिसको आप लास्ट टॉपिक भी कह सकते हैं, दैट विल बी मनी सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई, होता क्या है, और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के मीनिंग को जानने के बाद हम जानेंगे कि कितने तरीके हैं मनी सप्लाई के, मेजर्स क्या क्या हैं। और ये कुछ 6 टॉपिक को जब हम 1 बाय 1 करके कवर कर चुके होंगे, हमारा चैप्टर 1 यानी कि मनी फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बट येस एक नॉर्मल साइज़ में आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा और इजीली आपको ये समझ आएगा अगर आप इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग अपने चैप्टर को। सबसे पहले बात करेंगे पहले टॉपिक से। काफ़ी हद तक इसके बारे में हम बातें जानते हैं, जो बात जानते हैं वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि बार्टर सिस्टम होगा हमारा पहला टॉपिक, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्यों था भाई, पहले के टाइम पर मनी नहीं हुआ करता था, लोग जो हैं वो बार्टर सिस्टम के तहत गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर लिया करते थे, और एक जनरल फिनोमेना के तौर पर इसी एक्टिविटी को लोग किया करते थे। सो बार्टर सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे सिंपल तरीके से इसको बोल रहे हैं ठीक वैसे ही डिफाइन भी कर देंगे। क्या कह सकते हैं, तो बार्टर सिस्टम और बार्टर एक्सचेंज refers to exchange of goods for goods। गुड्स के बदले में जब आप गुड्स को एक्सचेंज करते हैं तो उसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है कि पहले के टाइम पर पैसे नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे कि गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक है आपका ए और एक है बी। अब बार्टर सिस्टम की बात करें तो क्या हो रहा है कि ए के पास क्या है, वीट है, बी के पास क्या है, सपोज एप्पल है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए को एप्पल चाहिए और बी को वीट चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने गुड्स को अगर एक्सचेंज कर लें, ए जो है वो वीट देकर उसके बदले में एप्पल ले ले क्योंकि उसको एप्पल चाहिए, बी जो है वो क्या करे, वो एप्पल देकर इसके बदले में वीट ले ले क्योंकि इसको वीट चाहिए। इस तरह से क्या हो रहा है कि 2 लोग हैं, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स जो भी इनके पास है वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं और अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। दिस सिस्टम और दिस मेथड ऑफ एक्सचेंज इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम, जिसमें गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता है। सिंपल सा टर्म है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं बार्टर इकोनॉमी के बारे में कि बार्टर इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी के अंदर ही एक्सचेंज किया जाता है, मतलब विनिमय होता है। तो जब हम बार्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये एक ऐसी इकोनॉमी होगी जहाँ पे डायरेक्ट बार्टर देखने को मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। एन इकोनॉमी where there is a direct barter, or you can say exchange, direct barter of goods and services is known as barter economy। जिस इकोनॉमी में आपको बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है उसी इकोनॉमी को हम बार्टर इकोनॉमी कहते हैं। बार्टर इकोनॉमी को हम दूसरे शब्दों में
सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बार्टर इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी, वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विथ ईच अदर। और यहाँ पे अगर बात करें कि सी क्या है, तो सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। यहाँ पे सी का मतलब है कमोडिटी, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, या आपसे एक छोटा मोटा क्वेश्चन हो सकता है कि बार्टर इकोनॉमी को और किसी दूसरे नाम से हम क्या कहते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी, वेयर गुड्स कैन बी चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स और कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटीज। ओके, सो दिस इज द बार्टर सिस्टम और द बार्टर इकोनॉमी, यही इसका मीनिंग है। आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे ही बिल्कुल याद रख सकते हैं। नाउ बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। बार्टर सिस्टम ऐसे तो बहुत अच्छा सिस्टम था, बट ये ख़त्म क्यों हो गया? क्यों प्रेजेंट टाइम पर बार्टर सिस्टम नहीं है? हम गुड्स के बदले में गुड्स नहीं, बल्कि गुड्स के बदले में पैसे देते हैं। तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों इस सिस्टम को हटाना पड़ा? जब इसकी बात करें तो इसके लिए हमको पहले लिमिटेशन समझने पड़ेंगे। What are the limitations of barter system? ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अक्सर एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाता है कि बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को बतलाइए, तो बड़े ध्यान से आप इस बात को समझ लें। हालांकि आप बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड जानते भी हैं, बट इसको हम कुछ पॉइंट वाइज देखेंगे और मेन 4 पॉइंट्स में हम लिमिटेशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो लिमिटेशन है, जो मेजर लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है ये? तो बार्टर सिस्टम जो है वो कैसे डिपेंड करता है, कैसे वर्क करता है? तो बार्टर सिस्टम वर्क करता है कि भाई 2 लोग होंगे और 2 लोगों के पास कोई अलग अलग वस्तु होगी और वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज तभी कर सकेंगे जब दोनों के पास जो वस्तु है वो एक दूसरे को चाहिए होगा। बात ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ए के पास वीट है और ए को क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, ठीक है। बी के पास कपड़े हैं, क्लोथ है, और बी को क्या चाहिए? वीट चाहिए। तो इसको बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस। कहने का मतलब हुआ कि 2 लोग हैं और दोनों के पास जो वस्तु है वो एक दूसरे के वांट्स के अकॉर्डिंग है। मतलब ए को कपड़े चाहिए जो कि बी के पास है, बी को गेहूं चाहिए जो कि ए के पास है। ये दोनों इजीली एक दूसरे के साथ अपने अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हुए बार्टर सिस्टम के तहत वस्तु का लेन देन कर पाएंगे, राइट? क्योंकि ए को जो चाहिए वो बी के पास है, बी को जो चाहिए वो ए के पास है, तो दोनों अपने अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो डबल कोइंसिडेंस है, इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। जो इसे कहते हैं कि मतलब 2 व्यक्तियों के पास जो वस्तु होनी चाहिए वो एक दूसरे के पास है, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस। और इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की कमी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको जो चाहिए वो अगले के पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास वीट था, क्या चाहिए था? क्लोथ चाहिए था। लेकिन बी के पास राइस है और बी को क्या चाहिए? तो बी को वीट चाहिए। अब चाहिए जो बी को वो ए के पास है, लेकिन ए को राइस नहीं चाहिए। ए को क्या चाहिए? क्लोथ चाहिए, जो कि बी के पास नहीं है। अब यहाँ पे ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, बिकॉज किसी एक ही व्यक्ति का वांट सेटिस्फाई हो पा रहा है, अगले का वांट सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा। तो बार्टर सिस्टम तभी एग्जिस्ट करेगा जब 2 लोगों का वांट सेम होना चाहिए और वो सेटिस्फाई होना चाहिए। कोइंसिडेंस होना चाहिए भाई, कि सामने वाले के पास जो है वो मुझे चाहिए और मेरे पास जो है वो सामने वाले को चाहिए, तभी वी कैन एक्सचेंज, अदरवाइज नॉट। तो बार्टर सिस्टम की एक बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से ये सिस्टम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी परेशानी होती थी और इस वजह से बार्टर सिस्टम
जो है वो धीरे धीरे करते हुए खत्म हो गया। तो पहला लिमिटेशन जो है बार्टर सिस्टम का, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक, बार्टर सिस्टम तभी वर्क करेगा जब बोथ बायर और सेलर रेडी होंगे एक्सचेंज करने के लिए ईच अदर्स गुड, एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। अगर किसी एक के पास वो वस्तु नहीं है जो दूसरे को चाहिए तो बार्टर सिस्टम कभी भी वर्क नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिमिटेशन। सो द नेक्स्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ कॉमन measure of value। ठीक है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब ये क्या है? तो देखिए बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हर एक कमोडिटी वस्तु को वस्तु में एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल से ही बात करते हैं। ठीक है, अब है क्या कि दो लोग हैं, दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे कहीं पे भी कोई और दूसरी चीज़ में एक्सचेंज नहीं होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अब ऐसा है कि ए और बी ये दोनों जो भी चीज़ें एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ वो गुड्स के टर्म में करेंगे। बट अब क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? मान लो ए के पास वीट है और बी के पास क्लोथ है। दोनों एक्सचेंज भी कर लेंगे। ठीक है, ए को क्लोथ चाहिए वो बी से ले लेगा, बी को वीट चाहिए वो ए से ले लेगा। लेकिन मान लो कि 1 kg वीट के बदले में हाउ मच क्लोथ कैन बी एक्सचेंज। नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि भाई कितना वीट लें और उसके बदले में कितना क्लोथ दें। क्या मेजर होना चाहिए, किस मात्रा में किस वस्तु को किस वस्तु के साथ बदला जा सकता है, इस बात की कमी थी। और ये भी एक लिमिटेशन है आपके बार्टर सिस्टम का। यहाँ पे गुड्स का वैल्यू एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं होता, सेम नहीं होता, जिसकी वजह से एक्सचेंज में काफ़ी समस्या होती है कि भाई एक वस्तु है और एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कितना क्वांटिटी में चेंज करें। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन। और ये एक समस्या बार्टर सिस्टम की बड़ी समस्याओं में से थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करते हुए बार्टर सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया और इस समस्या को सुलझाने के दूसरे उपाय किए गए। तो इसको कहेंगे हम कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन, जैसे प्रेजेंट टाइम पे क्या होता है, मनी के टर्म्स में हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर लेते हैं। अब मनी के टर्म्स में हर एक वस्तु की कीमत तय है, तुम उतना पैसा दो उसके बदले में सामान मिल जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको गुड्स के बदले में गुड्स देना था, तो गुड्स की कितनी क्वांटिटी को किस क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स के साथ एक्सचेंज करें, दैट वाज द important like limitation of a barter system. Next, cause lack of standard of deferred payments। देखो deferred payment की भी कमी थी बार्टर सिस्टम में। Now the question is what is deferred payment? So the deferred payment means the future payment। ठीक है, deferred payments के एग्जाम्पल की बात करो तो इसमें तुम्हारा फ्यूचर पेमेंट आ जाता है। जैसे अभी के टाइम पे क्या है, आप EMI पे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, है ना। अभी आपने गुड्स खरीद लिया और उसकी जो कीमत है वो आपने थोड़ा थोड़ा करते हुए फ्यूचर में, लाइक फ्यूचर आने वाले समय में आप उसको थोड़ा थोड़ा करके उसकी कीमत को चुका सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट्स। टुकड़ों में बांट के किसी भी वस्तु की कीमत को हम चुकाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में जो किया जाता है। पहले के टाइम पे जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था तब इस डिफर्ड पेमेंट की काफ़ी कमी हो जाती थी, क्योंकि गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। अब गुड्स के बदले में जब गुड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता था कि आप टुकड़ों में बांट के पेमेंट नहीं कर सकते थे। वही वाली बात थी ना कि दो बंदे हैं ए और बी, ए को आपको क्या चाहिए, इसको चाहिए आपको कपड़े और बी को चाहिए वीट। अब यहाँ पे क्या होगा, ए को इमीडिएटली वीट चाहिए, बी को इमीडिएटली क्लोथ चाहिए। अब अगर ए सोचे कि हम कपड़े को थोड़ा थोड़ा करके बी को देंगे धीरे धीरे, पहले कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर में देते हैं आज, फिर कुछ मीटर में देंगे 1 महीने बाद, फिर कुछ देंगे अगले महीने बाद, पॉसिबल नहीं था, डिफर्ड पेमेंट नहीं हो सकता था। सो बार्टर सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन था कि वहाँ पे
जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, पेमेंट जो किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, पहले तो गुड्स के टर्म्स में किए जाते थे, तो फ्यूचर पेमेंट या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इस तरह के काम आप नहीं कर सकते थे। उधार वगैरह ले रखा है तो उसको धीरे धीरे नहीं चुकाया जा सकता था। हाँ, फ्यूचर में किया जा सकता था, बट बहुत लंबे समय तक आप वो पेमेंट नहीं कर सकते थे। इमीडिएट आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती थी, पेमेंट एज एन एक्सचेंज या कह सकते हो ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है। जैसे मनी ने इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। नाउ यू कैन डू डेफर्ड पेमेंट एज वेल, जहाँ पे आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट, जैसे कि मैंने EMI आपको बताया, तो वो सब हम कर सकते हैं मनी के साथ। लेकिन बार्टर सिस्टम में गुड्स के साथ ये करना थोड़ा पॉसिबल कम हुआ करता था। नेक्स्ट लिमिटेशन जो है बार्टर सिस्टम का, दैट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या है ये लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू? तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था बार्टर सिस्टम में कि लोग गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर करके रखें। जैसे अभी क्या होता है, पैसे को हम सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। मनी को हम स्टोर कर लेते हैं, बैंक में कर लेते हो, थोड़ा आप घर पे कर लेते हो, थोड़ा आप अपने घर पे अलग अलग आपके पास पिगी बैंक्स होंगे, आप उसमें पैसा सेव कर रहे हो। वहीं आप सोचो कि पैसे की जगह पे थोड़े पुराने ज़माने में जाएं, जब बार्टर सिस्टम था, तो क्या हम सब्जियों को स्टोर करके रख सकते? क्या मैंगो का सीज़न है तो इसको हम स्टोर कर लेते? ठीक है, आप कोल्ड स्टोरेज के बारे में अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट दैट कि नॉर्मल जब इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तब क्या आप गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत लंबे समय तक, 10 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक स्टोर करके रख पाते? तो नहीं रख सकते थे। सो बार्टर सिस्टम में एक और बड़ी कमी थी कि स्टोर ऑफ वैल्यू की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। गुड्स एंड सर्विसेज को स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता था। अगर डबल कोइंसिडेंस नहीं मिलता है तब भी गुड्स एंड सर्विसेज को इमीडिएट बेसिस पे निकाल देना, किसी को दे देना ज़रूरी हो जाता था। अदरवाइज गुड्स एंड सर्विसेज पेरिशेबल नेचर के भी होते हैं, ड्यूरेबल नेचर के भी होते हैं। ड्यूरेबल नेचर वाले गुड्स को यू कैन स्टोर, बट पेरिशेबल नेचर वाले गुड्स को यू कांट स्टोर, ओके, क्योंकि उनका वैल्यू लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तब वो बिल्कुल किसी काम का नहीं होगा। सो स्टोर ऑफ वैल्यू की भी कमी के कारण बार्टर सिस्टम में फॉल्ट देखा गया। और इस तरह से बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस की जब हम बात करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स हम याद रखेंगे कि बार्टर सिस्टम में ये कुछ कमियां थी, खराबियां थी। भाई, पहली खराबी थी डबल कोइंसिडेंस का मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। दूसरी बात थी कि मेजर ऑफ वैल्यू, किस वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ कितनी क्वांटिटी में एक्सचेंज करें, ये बड़ी समस्या थी। तीसरा था डिफर्ड पेमेंट्स नहीं किया जा सकता था। फ्यूचर में पेमेंट करने जैसी कोई भी बात उस समय लागू नहीं हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोर ऑफ वैल्यू की भी कमी थी। गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर करके रख पाना उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट नेचर के होते हैं। और इस तरह से लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम जो है वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। और इसी लिमिटेशन से हमारा अगला टॉपिक जुड़ा हुआ है, दैट इज़ मनी। इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करते हुए मनी को इवॉल्व किया गया, मनी को इंट्रोड्यूस कर लिया गया और मनी के टर्म्स में सारी चीज़ें एक्सचेंज करी जाने लग गई। अगला जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे मनी, व्हाट इज़ मनी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, और मनी सप्लाई होता क्या है। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि छोटा चैप्टर है, जल्दी फिनिश हो जाएगा, बस आपको ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ना है, देखना है, समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी करते चलेंगे। थैंक यू।